24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार, लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात, यह है जनता की आवाज। और दिल्ली इलेक्शंस में आज हम पहुंच चुके हैं सीधा ओखला विधानसभा, जहां मामला बहुत ही ज्यादा गरमाया हुआ है। ये विधानसभा काफी मशहूर विधानसभा है, बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं, समझते हैं। तो आज इसी के समीकरण को टटोलने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं। क्या कहती है यहाँ की जनता और क्या कहते हैं यहाँ के खास मेहमान, यानी कि पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे खास मेहमान पार्टियों का पक्ष रखेंगे, तमाम हर तरह की बातें होंगी। लेकिन सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट के साथ एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में चुनावी जंग छिड़ी हुई है। दिल्ली चुनाव में आज अरविंद केजरीवाल ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। उधर बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ के हमलों का भी जवाब दिया। इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह के बेटे का मामला भी गर्मा गया है। अमानतुल्लाह के बेटे पर नियमों का उल्लंघन और पुलिस से बदसलूकी का आरोप। पुलिस ने बाइक जब्त कर मामला दर्ज कर लिया है, तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे। उधर दिल्ली के दंगल में AIMIM की सक्रियता ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों की चिंता बढ़ा दी है। इन दोनों ही पार्टियों को मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगने का डर सता रहा है। ऐसे में क्या होंगे दिल्ली के सत्ता समीकरण? आज शाहीन बाग से जनता की आवाज। तो ओखला का जो समीकरण है वो काफी ज्यादा दिलचस्प नजर आ रहा है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हम पहुंच चुके हैं सच्चाई दिखाने के लिए आपको। कौन कौन खास मेहमान आज की इस डिबेट में हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद रहेंगे मुन्ना खान, जो कि कांग्रेस लीडर है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। प्रदीप सिंह मौजूद रहेंगे बीजेपी की तरफ से। राहुल तालान पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हाजी नाजिम साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। नीतीश शर्मा जी मौजूद रहेंगी। सैयद जवाद अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। बिलाल खान हमारे साथ मौजूद रहेंगे और मुजम्मिल खान भी आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सभी खास मेहमानों का भारत 24 पर जनता की आवाज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं और शुरुआत में मुजम्मिल साहब के साथ करने जा रही हूं। मुजम्मिल जी, ओखला विधानसभा का यूं तो समीकरण जिसका जिक्र मैं बार बार कर रही हूं काफी ज्यादा दिलचस्प नजर आ रहा है, लेकिन इस बार मुकाबला आप लोगों को कड़ा मिल रहा है कांग्रेस की तरफ से। पहला रिएक्शन? ऐसा कहीं भी नहीं है। कांग्रेस की तरफ से मुकाबला कहीं भी नहीं है। कांग्रेस मेरे ख्याल से तीसरे नंबर पे यहाँ रहेगी, क्योंकि हमारा जो वोट है आम आदमी का वोट है। हमने वोट धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मस्जिद, मंदिर, जाति, इसके नाम पे नहीं मांगे कभी भी। हमारा वोट जो है वो डेवलपमेंट के नाम पर है। आप बटला हाउस जाएं, बटला हाउस चौक पे स्कूल देखें, इसी स्कूल को देखें। और आज से 5 साल 10 साल पहले जब कांग्रेस का यहाँ MLA होता था 10 साल पहले, तब स्कूल की स्थिति आप देखें। स्कूल हो, महिलाओं के लिए बस में फ्री सेवा हो, बिजली का बिल हो, ये तमाम चीज़ें हमारे लिए मायने रखती हैं। और इसी की बिना पर हमने जो है वो आवाम के बीच में गए और आवाम हमें भरपूर जो है वो मोहब्बत दे रही है। आप कह रहे हैं कि आवाम आपको बहुत ही ज्यादा और भरपूर मोहब्बत दे रही है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कहीं आप लोग गलतफहमी के शिकार तो नहीं हो गए? बिल्कुल भी नहीं है। हम गलतफहमी के शिकार वो लोग हैं जिन्होंने काम नहीं करा और फिर उस काम ना करने के बाद वो इस गलतफहमी में हैं कि वो दिल्ली में सरकार बना रहे हैं, उनके MLA बन रहे हैं, उनके ज़्यादा MLA आ रहे हैं। कौन है जो दिल्ली में सरकार बनाना है? किसको गलतफहमी हो गई है? सभी दावे कर रहे हैं, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की बनने जा रही है। ठीक है, सैयद जवाद का सीधा रुख कर रही हूँ। क्या वाकई आप लोगों को गलतफहमी हो गई है, खास करके ओखला में? नहीं, ओखला वालों को कोई गलतफहमी नहीं हुई है और ओखला वालों ने यहाँ के जो काउंसलर थे उनको भी हराया है। और आप देखेंगे कि अगर ओखला के अंदर जो सड़कें हैं 9 नंबर की तरफ चले जाएंगे तो आधे से ज़्यादा टूटी पड़ी हुई हैं, जो गटर हैं उनके ढक्कन खुले हुए हैं। और अगर आज की मौजूदा स्थिति देखी जाए, 10 साल के अंदर जो काम होना चाहिए था अरविंद केजरीवाल ने ओखला के अंदर तो बिल्कुल नहीं करा। पानी की आज भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की आज भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर पूरे ओखला के अंदर उठा करके देखेंगे और जगह को कंपेयर करेंगे तो डेवलपमेंट जिस तरीके से ओखला के अंदर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आप देखिए जा करके, यहाँ से चले जाइए 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, जितना भी यहाँ पे आप खड़े उठा करके देख लीजिए, कूड़े के बड़े बड़े पहाड़, कूड़ा जितना शाहीन बाग के अंदर और यहाँ पर 6, 7, 8, 9 नंबर के अंदर आपको दिखेगा और जगह में आपको नहीं दिखेगा। आप यहीं पड़ोस में सरिता विहार देख लीजिए और ओखला और जसोला की पीछे वाली रोड देख लीजिए, आज भी बड़े बड़े गड्ढे हैं। बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो विपक्ष कुछ करता क्यों नहीं? इतने साल अमानतुल्लाह सत्ता में रहे, विधायक बने रहे, एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं। इस बीच विपक्ष क्या सो रहा था? अचानक से इलेक्शन में याद आ गया कि बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, कूड़े का पहाड़ ढेर लगा हुआ है, यहाँ पर
कंप्लेन बहुत बार दी गई, बेइंतहा दी गई, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। आधे से ज्यादा वो अपने मसलों में फंसे रहे, वक्फ बोर्ड को लेकर के वो फंसे रहे। वक्फ बोर्ड के अंदर किस तरीके की चीजें हुई वो भी साफ हमने देखी। वक्फ बोर्ड अभी तक जिस तरीके से काम करना चाहिए दिल्ली वक्फ बोर्ड काम नहीं करा। दिल्ली वक्फ बोर्ड के ऊपर जिस तरीके से सरकारी और गैर सरकारी लोगों ने कब्जा कर रखा है, उसको लेकर के आज तक क्या कार्रवाई हुई? आपको चेयरमैन भी बनाया गया, उसके बाद क्या कार्रवाई? ये तमाम तरीके की नजीरें यहाँ पर है, आप देख लेंगे जा करके। तो वो जिस तरीके से डेवलपमेंट के वादे करे गए, अरविंद केजरीवाल सरकार ने ओखला की जनता को कुछ नहीं दिया, सिवाय गंदगी के, सिवाय कूड़े के, सिवाय गड्ढों के, और कुछ नहीं मिला यहाँ पर। ठीक है, नीति शर्मा जी का मैं सीधा रुख करूंगी। नीति जी, अगर आम आदमी पार्टी ने वाकई ओखला को कुछ नहीं दिया तो क्यों आम आदमी पार्टी को ही ओखला बार बार चुनता है, और क्यों ओखला में आम आदमी पार्टी का दबदबा बना रहता है? देखिए, एक चीज़ आप बहुत क्लियरली समझ लीजिए कि इस देश में चुनाव कई बार डेवलपमेंट के नाम पे नहीं, केवल धार्मिक तुष्टीकरण के नाम पे होता है। लेकिन ये मैं देश की जनता से आग्रह करना चाहती हूँ कि धर्म से ऊपर पहले देश और अपनी सुविधाओं को देखिए। आज जिस प्रकार से मेरे भाई जवाद साहब बता रहे हैं कि ओखला की ये हालत है कि ये इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली की प्राइम प्रॉपर्टी होने के बाद आज यहाँ पे गली गली आपको कूड़े के ढेर मिल रहे हैं, सड़कें आपके, और जिस अमनतुल्ला खान की आप बात कर रहे हैं, आज ही तो उनके सपूत जादे किस प्रकार से कानून के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं। पहली दफा था क्या? पहली दफा था क्या? ये कल्चर था, ये डीएनए था, और उस डीएनए को बार बार स्थापित किया जा रहा है। किस प्रकार से वोटों की और धर्म की तुष्टीकरण के नाम पे दिल्ली का और ओखला का विकास गटर में जा चुका है। आज यहाँ पे साफ पानी मिलना चाहिए था, लेकिन गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। साफ हवा मिलनी चाहिए थी, लेकिन सब के सब दमा के शिकार हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल अपना तो दमा का इलाज करवा ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दिल्ली वालों को दमा का बना दिया। किस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों के नकली दस्तावेजों के ऊपर उनको ओखला के विधानसभा के अंदर बसाया गया, और मेरे मुस्लिम भाई बहनों का हक छीन के बांग्लादेशियों को दिया गया। ये काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। वोट बैंक की राजनीति, और उस तरफ भाजपा सरकार ने किस प्रकार 40 लाख लोगों को अनधिकृत कॉलोनियों को बसा के लोगों को छत दी है। आज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी सेंटर की सरकार आपको स्वास्थ्य की सुविधा देने चाहती है, उसकी जगह यहाँ पे इन लोगों को अरविंद केजरीवाल के धूल से चाटते हुए मोहल्ला क्लिनिक मिलते हैं। किस प्रकार से कोविड में ओखला वासियों के साथ त्राहिमाम हुआ, इनको कोई सेवा नहीं मिली। जाके देखिए आप, दिल्ली और उसमें ओखला क्षेत्र सबसे ज्यादा पीड़ित और सबसे ज्यादा संरक्षित उन लोगों को किया जा रहा है इस विधानसभा में, जो पॉलिटिकली अपने यूज को, आप लोगों के हकों को मार के खुद इस प्रकार से नियमों का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, 10 सेकंड में प्लीज अपनी बात कहिए। जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहेंगे वो इनको बांग्लादेशी नजर आते हैं, जो पूर्वांचल के लोग नजर आते हैं उनको भी ये जो है रोहिंग्या समझते हैं। अरे देश के अंदर कितने रोहिंग्या हैं, भारतीय जनता पार्टी बताए तो। अगर बात करी जाए, पूछिए इनसे कितने जो है आज भारतीय नहीं लगते। राहुल जी, क्या भारतीय नहीं है क्या आप लोग? देखिए, उनके साथ बड़ी दिक्कत है, सैयद जव्वाद जी के साथ। क्या दिक्कत है, बता दीजिए। देखिए, फंसे हुए कभी तो देख सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें या कांग्रेस को सपोर्ट करें। उनको पता है कि ये कंफ्यूज है काफी। हाँ, बिल्कुल। उनको मन में तो आम आदमी पार्टी है कि आम आदमी पार्टी, इनको पता है कांग्रेस के पल्ले तो कुछ है नहीं। किसी से इजहार किसी से, देखिए, इनके पल्ले कुछ है नहीं, इनको पता है कांग्रेस को कुछ होना नहीं है, यहाँ उनका भला नहीं होना है, इसीलिए बड़े कंफ्यूज नजर आते हैं। जैसे ही आप रोहिंग्या या बांग्लादेशियों की बात करेंगे तो अंदर का मुसलमान जाग जाता है ना, और जैसे ही आप बात करेंगे ओखला की तो फिर बोलेंगे कि नहीं, अमानतुल्लाह को मत दीजिए, हमें दीजिए, अरीबा खान को वोट दीजिए। कभी अंदर का मुसलमान जाग जाता है तो कभी अंदर का पॉलिटिशियन जाग जाता है, कभी कांग्रेस ही जाग जाता है। बड़े कंफ्यूज है। देखिए, है ना, दिक्कत क्या है इनके साथ। इन्होंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ ओखला में ये समस्याएं नहीं। जब्बाद जी भैया, ये सिर्फ ओखला की समस्या नहीं है, पूरी दिल्ली की समस्या है। दिल्ली में सड़कें टूटी हुई हैं, नाली बजा रही हैं, गटर के गड्ढे। वो नहीं दिखता किसी को, बिल्कुल। क्यों नहीं दिखता? आर यू बिल्कुल। राहुल जी क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि किस प्रकार से जवाद भाई यही आज कांग्रेस के जो प्रवक्ता बने हुए हैं, गले में ये इलू कर रहे थे लोकसभा चुनाव में, और आज एकदम से पर्चा फाड़ के पूरा केजरीवाल जी को काउंटर कर रहे हैं। ये केवल अवसरवादी की राजनीति करना जानते हैं विपक्ष। इनको अगर राष्ट्र की राजनीति करनी होती, दिल्ली के विकास की राजनीति करनी होती, तो दिल्ली राष्ट्र क्या, आज आपके कैपिटल होने के बाद दिल्ली का ये हाल ना होता। बिल्कुल, अवसरवादी राजनीति करते आ रहे हैं। क्या वाकई प्रदीप जी अवसरवादी राजनीति हो रही है? खैर, इस बात पर तो हम गौर फरमाएंगे, लेकिन कैंडिडेट्स पे जरा गौर फरमा लेते हैं। बाकी सभी कैंडिडेट्स मुस्लिम हैं, सिर्फ
एकमात्र कैंडिडेट ऐसा है जो कि नॉन मुस्लिम है। क्या लगता है कि वोट बट जाएंगे या नहीं बटेंगे? जी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन चूंकि मामला जवाद भाई से शुरू हुआ था, टॉपिक है जवाद भाई आज जो है ना इनकी कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये दो नाव पे चढ़ रहे हैं, ऊपर वाला बचाए कि इनकी मोहब्बत कांग्रेस से है, साथ चले जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के। ये तो जवाद भाई बता सकते कब मोहब्बत कांग्रेस से करेंगे, कब कब कब। हाँ ठीक है, ओखला से मोहब्बत, ऐसा ना हो कि बीजेपी में शामिल हो जाए। बहुत सही बात, अगर मोहब्बत ओखला से है तो एक आवाज उठाइए ना। आखिर 3 बार से वो चुने जा रहे हैं और हर बार जनता लूटी जाती है। देखिए अभी अगर कैंडिडेट को जिता, कहाँ चले जाते हैं जवाद भाई? नहीं, तब कहाँ चले जाते हैं? आप बताइए ना, क्या आखिर क्या ओखला की जनता का हक नहीं है कि जो स्कीमें आ रही हैं, जो डेवलपमेंट हो रहा है, आखिर रोड आप ही कह रहे थे रोड टूटी हुई है, तो इस बार एक आवाज उठा दीजिए और ओखला की जनता के हित की बात कर दीजिए। नहीं, जामिया का मुद्दा पड़ा हुआ है, जामिया के अंदर आप मेडिकल कॉलेज दे दीजिए। सेंटर में आपकी सरकार है, जामिया के अंदर मेडिकल नहीं मांगे, दे दीजिए आप मेडिकल कॉलेज जामिया को, जरूरत है दीजिए। भारतीय जनता पार्टी से कहे, माननीय प्रधानमंत्री से कहे कि जाकर के दे। आज भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र के अंदर दे मेडिकल कॉलेज। देश की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी जो है वो ओखला के अंदर है, उसका नाम है जामिया, लेकिन मेडिकल कॉलेज देने को तैयार नहीं होते। बेहतरीन स्कूल की बात करते थे, ओखला के अंदर देख लीजिए कितने बेहतरीन स्कूल है। आप देख लीजिए एक आप सोकर क्यों जाग रहे हैं? आप सोकर क्यों जाग रहे हैं? पीस पार्टी का क्या रुख रहेगा? हाजी नाजिम साहब का मैं रुख करूंगी। हाजी नाजिम साहब, ऐसा लग रहा है कांग्रेस के कुछ लोग या कांग्रेस के सपोर्टर्स या कांग्रेस के प्रवक्ता सोकर जाग रहे हैं। आप भी सोकर जाग रहे हैं? मुसलमानों का ख्याल बहुत देर से आ रहा है। नहीं साजिया जी, देखिए सोए हुए कौन है और जागे हुए कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं। बता दीजिए, कंफ्यूजन हो जाएगी फिर से। हाँ सुन तो लीजिए, हम वो कौम है जो हमेशा जागे हुए होते हैं इंशाल्लाह। और देखिए हम इस तरीके की बातें नहीं करते, लेकिन जिस तरीके की बात यहाँ पे हो रही है, मेरे जवाद भाई ने बहुत अच्छी बात कही। ओखला को अगर आप ये यूनिवर्सिटी के तौर पे जिस तरीके की बातें करते हैं, मेडिकल की बात करते हैं, तो दे देनी चाहिए, बीजेपी की सरकार है। और रही बात है कि अगर आप ये जो रिक्वेस्टें हैं, ये तो इल्तिजा है आपकी, ये आप अमानतुल्लाह खां से क्यों नहीं कर रहे थे इतने साल से, जब ओखला वासी बेचारे टूटी सड़कों में, टूटी गलियों में रह रहे थे और सीवर का पानी पी रहे थे? हाँ देखिए साजिया जी, अब देखिए मैं सुन लीजिए भाई, देखिए हाँ सुन तो लीजिए, देखिए ओखला की जो मेरे सम्मानित जनता है, सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए भाई, देखिए की जनता का हम रुख करेंगे, पहले अपनी बात हाँ मैं देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए आज हम लोगों को सख्त जरूरत है कि हमारी हर विधानसभा के अंदर हम लोगों का जो आंकड़ा होता है उनको देखना चाहिए, क्योंकि देखिए जो मुस्लिम समाज है कहीं ना कहीं अछूता है, मुस्लिम समाज को अनदेखा करा जा रहा है। और एक चीज और है, अगर आपको वोट देने तो ये घुसपैठिया नहीं, अगर वोट नहीं देते तो घुसपैठिया है। तो भाई ये बता दीजिए 2014 से लेकर 2024 तक कितने घुसपैठिए भारत के अंदर आए, या हर मुसलमान आपको घुसपैठिए 2014 के बाद ही घुसपैठिया आए? हाँ, मैं तो साजिया जी कहता हूँ कितने आए हैं उसका आंकड़ा तो देना चाहिए। 2014 से पहले घुसपैठिया नहीं आते? नहीं थे, अगर होते तो आपके सामने होते, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है सिर्फ और सिर्फ ये कहती है कि घुसपैठिया है। भाई हमारी सुरक्षा एजेंसियां इतनी मजबूत है कि पत्ता तो हिल नहीं सकता। अभी जिस तरीके से बांग्लादेश के मेरे भाई कह रहे थे ना कि वहाँ मुसलमानों के बारे में, मैं इन्हें एक बात बता दूं, जब ये बांग्लादेश के अंदर जो घटना चल रही थी ना, वहाँ पे हमारे जो हिंदू भाई बॉर्डर पर आ रहे थे, सुरक्षा एजेंसी ने आने नहीं दिया था, सुरक्षा एजेंसियां मजबूत थी। सुन तो लीजिए, पार्टी के लिए वोट की अपील भी कर लीजिएगा, कम से कम खड़े होके कि भाई हमारी पार्टी को भी कुछ वोट दे दीजिएगा। पहले तय कर लीजिए, हैं क्या कंफ्यूज है सबके सब। देखिए कौन सी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कौन सी पार्टी के प्रवक्ता हैं? पीस पार्टी हमसे पूछ लीजिए, है ना, तो वोट नहीं मांगेंगे? अरे वोट भी मांग लीजिए, आप नहीं मांगेंगे वोट, आप मांगिए अपनी पार्टी के लिए वोट भी मांग लीजिए। ओखला कंफ्यूज भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज। क्यों भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज है। दिल्ली में आके यमुना की सफाई की बात करते हैं और उत्तर प्रदेश में गंदी पड़ी हुई है, सारी नदियां गंदी। आपने योगी का बयान नहीं सुना? योगी ने कहा मैं गंगा में स्नान कर लूंगा, क्या केजरीवाल यमुना में स्नान करके दिखाएंगे? आपने सुना नहीं, शायद आपने सुना नहीं। योगी जी स्नान कर लेंगे। केजरीवाल से पूछा है ना, उन्होंने जवाब नहीं दिया। देखिए अपने वोट डालकर जो है इनको दिखाने का काम करेंगे, लेकिन जो 80-20 करते हैं, जो शमशान का रुस्तान करते हैं, वो बांटने की बात करते हैं। यहाँ नहीं बटेगा कोई भी। आप शमशान कब्रिस्तान में ही रहेंगे। आप ओखला के गड्ढों की बात क्यों नहीं करते हैं? ओखला के गड्ढों की 15 साल से आप लोग कहाँ थे? बीजेपी कौन सी बात कर रही है? क्या बात कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान की बात कर रही है, मंदिर मस्जिद की बात कर रही है, इस देश में बांटने की बात कर रही है। आप यहाँ गड्ढों पे आ रही है। आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की बात,
शमशान की बात ना की जाए, आप कह रहे हैं कि सड़कों की बात ना की जाए, बल्कि हिंदू मुसलमान और शमशान की बात की जाए। सड़कों की बात, गड्ढों की बात क्यों ना करें? कहा कि आप सड़कों पर अटकी हुई हैं, आप गड्ढों पर अटकी हुई हैं, तो क्यों ना अटके? कहाँ अटके बताइए। आप यहाँ पे गड्ढों को लेकर आते, अरे गड्ढों की जो बात है वो हम संभाल लेंगे, यहाँ के नेता कर लेंगे काम, कर भी रहे हैं और हो भी जाएगा। गड्ढा मुक्त नहीं होगा, नहीं करेंगे। जो कटने की बात कर रहे हैं, चाहे यहाँ के भाजपा का कैंडिडेट हो गया, वो लगातार इन्हीं बातों को कर रहा है। ओखला गड्ढा मुक्त होगा या नहीं होगा आप लोगों के राज में? बिल्कुल होगा, सुन लीजिए। ओखला पिछले 10 अरे साल भाई साहब, से एक गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है, ना होगा। इनके बस की विकास करना नहीं है, इनके बस की विकास करना नहीं है, इनके बस की विकास करना नहीं है। हम दिखाएंगे गड्ढे कहाँ हैं, हम दिखाएंगे, हम दावा करते हैं गड्ढे कहाँ हैं। आपसे विकास नहीं होगा। आपने गड्ढे नहीं देखे? सीवर सारे बना दिए हमने। एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। आपने ओखला में कोई गड्ढे देखे ही नहीं है? गड्ढे देख रहे हैं, हरियाणा में जाके देखिए, यहाँ रोड, सीवर, सड़कें पूरा ओखला विधानसभा में बना चुकी है। ओखला के अंदर इतना काम हुआ है, इतना काम हुआ है। ठीक है, प्लीज पोजीशन पे। यहाँ पर सिर्फ शिकायत और शिकायत है। कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ एक शिकायत कर रही है कि पूरा ओखला गड्ढों से भरा हुआ है और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वही काम बीजेपी और कांग्रेस का उस समय तक था कि विपक्ष में होते वो सवाल उठाए कि ओखला में इतने गड्ढे क्यों हैं, गलियां टूटी हुई क्यों हैं, सीवर का पानी लोग पी क्यों रहे हैं। जी देखिए, ओखला के अंदर मैं ये कहना चाहूँगा, मैं वार्ड 185 से हूँ। अब तक जितने भी यहाँ पर विधायक बने ओखला के अंदर, उनमें सबसे बेहतर काम अगर किसी विधायक ने किया तो अमानतुल्लाह खान साहब ने किया। दिल्ली के अंदर जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई, जो काम आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। तो बाबा साहब का जो सपना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षा के ऊपर अगर कोई काम करने वाला कोई व्यक्ति है तो अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली के अंदर जिसने जो है शिक्षा को, पूरे विश्व के अंदर शिक्षा को विश्व स्तरीय बना दिया उन्होंने, तो उसके मुकाबले किसी ने काम नहीं किया। तो अरविंद केजरीवाल जी वो नाम है कि वो जनता के लिए काम करता है, ना कि नेता के लिए। ठीक है, तो आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी से पप्पन कुमार को। मुन्ना खान हमारे साथ मौजूद है, एक सेकंड आ रही हो आपके पास। मुन्ना खान साहब, जो गड्ढे, जो टूटी हुई गलियां और जो सीवर का पानी आप लोग अब दिखा रहे इलेक्शन के टाइम पे, जब 4 दिन रह गए वोटिंग होने में, ये पहले क्यों नहीं दिखाया गया? देखिए, शुरू से लगातार 70 के 70 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करती आई है और ये एक विधानसभा की बात नहीं है। आप किसी भी विधानसभा जाइए, दिल्ली के किसी कोने में जाइए, टूटी हुई सड़कें, बदबूदार पानी, भरे हुए नालियां आपको दिख जाएंगे। तो ये काम की बात बार बार कहते हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी यही कह रही है कि आप रिपोर्ट कार्ड पेश करें कि आपने क्या काम किया। जो आपके वादे थे, जो लच्छेदार भाषणों में जो दिल्ली की जनता को गुमराह करने की कोशिश हुई, आज यही तो दिल्ली की जनता पूछ रही है। आप काम बताइए, रिपोर्ट कार्ड दीजिए। स्कूल बन गए, कॉलेज बन गए, यमुना सफाई हो गई, शिक्षा बेहतर हो गया। 52% स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, 63% स्कूल है जहाँ साइंस की पढ़ाई नहीं होती है। ये कहते हैं शिक्षा को मैंने टॉप किया। ये पाठशाला खोलने आए थे, मधुशाला खोल बैठे। ये बार बार स्वराज की बात करते थे, बाद में शराब की बात करते। पाठशाला खोलने आए थे आप लोग, मधुशाला खोलकर बैठ गए। हमने जो पाठशाला खोली है, आप आके देखिए, मधुशाला का जिक्र कर रहे थे वो डाइवर्ट कर रहे हैं। इनसे पूछिए, इन्होंने कितनी पाठशालाएं खोली, कांग्रेस ने कितनी पाठशालाएं खोली, स्कूल बनाए, यही तो बात बताएं ना। आम आदमी पार्टी की, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने, एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी गड्ढे नहीं भरती। आम आदमी पार्टी को काम कितना करने दिया राज्यपाल ने, उपराज्यपाल ने, आप बताइए। आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार के चलते उपराज्यपाल के प्रेशर के बाद काम करा। हमारे बड़े बड़े नेता बंधु है जेल में, संजय सिंह जी बंधु है, मनीष सिसोदिया जी बंधु है, सत्येंद्र जैन जी बंधु है, हमारे नेता बंधु है। उसके बाद हमने काम करा, उपराज्यपाल ने हमें काम से रोका। आज गड्ढों की बात करते हैं, एमसीडी के जो अधिकारी, नहीं रोने की बात नहीं है, जितने के बाद भी रोएंगे। आप तो 10 साल से रो रहे हैं, आप 10 साल से रो रहे हैं, आप 10 साल से रो रहे हैं। आप हमने, हमें शिक्षा पे, हम विकास पे बात कर रहे हैं। एक बात बताइए, एक बात बताइए, आप एक बात बताइए मुझे, आप एक बात बताइए। ठीक है, अब सुन लीजिए, आ रही है, प्लीज। कांग्रेस के लीडर्स के पास सब वक्त हो गया है, इतना बोलना चाहते हैं कि किसी और को बोलने ही नहीं देना चाहते। कांग्रेस के पास 100 MP, जरा आम आदमी पार्टी से सवाल पूछने दीजिए। ठीक है, सुन लेंगे। अब ये बताइए आप कि जब आपने पूरी दिल्ली में मधुशालाएं खोली, तब आप
कि सड़क पे पेड़ लगवाए? उपराज्यपाल वो काम कर रहे हैं जो उनके स्तर के काम नहीं है। बताइए ना, आम आदमी पार्टी ने जो काम करे, हमारे नेता जेल में बंद हुए, आज ये कह रहे हैं जी रो रहे हैं। कांग्रेस 100 MP ला के रो रही है, अब से रो रही है, कब से रो रही है? शराब की दुकानों पर, शराब के ठेकों पर कोई जवाब नहीं मिला है। एलजी, नीति जी आगे आ जाइए। एलजी काम नहीं करने देते। मैं भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली में खड़ी, और ये वो देश है जो एकात्मता का पूरे विश्व में प्रतीक है। दिवाली में अली है, रमजान में राम है। मैं आपके घर सेवैयां खाने आती हूँ ईद पे, और आप मेरे घर मिठाई खाने आते हैं। भाईचारा की वो मिसाल विश्व पटल पे ये भारत देश दिखाता है। और केंद्र सरकार की बात करते हैं, मोदी जी की सरकार में 65,000 से ज्यादा कोटा बढ़ा के 2.25 लाख रुपए मेरे हज भाई बहनों के लिए किया है सरकार ने। एक तरफ अगर लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, तो दूसरी तरफ मेरी बहनों को 3 तलाक के अभिशाप से आजादी दिलाई है। कहीं कोई पक्षपात नहीं हुई है। यहाँ पे जो विकास की धारा हर भाइयों के लिए बढ़ी है। मैं व्यक्तिगत बयान में नहीं बोल रही हूँ। मेरे भाइयों को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना में, जहाँ पे यूपी में 40 लाख से ऊपर मेरे मुस्लिम भाई बहनों को घर मिले हैं। इनको अन्न का, इनको फ्री में अन्न दिया गया है, इनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ा गया है। आजीविका के सूत्र बने गए हैं। जो इज्जत से, जो मान से, जो सम्मान से आज भारत की और भारत की सेंट्रल की सरकार मेरे मुस्लिम भाई बहनों का इस्तकबाल करती है, वैसे ही मुस्लिम विश्व में आप देखेंगे। और ये लोग जो संसद के अंदर जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं, वो भारत की एकता और अखंडता को केवल तोड़ना चाहते हैं। मुसलमानों को केवल भ्रमित करके उनको आज गड्ढों के रहने के लिए, गंदी हवा में रहने के लिए, गंदे पानी पीने के लिए मजबूर कर रखा है। जाहिद साहब आ जाइए प्लीज। जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि MIM पार्टी से है, यानी कि AIMIM से है, ओवैसी साहब की पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं का पक्ष रखेंगे, उन्हें भी सुनते हैं जरा। जाहिद साहब, क्या लग रहा है, मुकाबला तो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और कड़ा नजर आ रहा है। कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा सिफाउर रहमान है। आप यहाँ पब्लिक से देख सकती हैं, कोई मुकाबला नहीं है यहाँ पर। तो जनता से जानेंगे, जनता से ही जानेंगे। बिल्कुल आएंगे आपके पास, जरा सा वक्त दे दीजिए, वक्त दे दीजिए, वक्त दे दीजिए। सबके पास बात करना चाहता हूँ, इनका एजुकेशन का जो ढोल है उसे फाड़ना चाहता हूँ। बिल्डिंग बनाने से, स्कूलों की बिल्डिंग बनाने से बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलती। स्कूलों के अंदर टीचर कहाँ है, स्कूल के अंदर प्रिंसिपल नहीं है, भारी कमी है। बिल्डिंग बनाने से और उनकी लीपा पोती करने से एजुकेशन सिस्टम बहाल नहीं हो सकता। बड़ी बात, ठीक है, जवाब कभी बीजेपी का जवाब देना चाहूँगा कि जो 2100 रुपये महिला 20 स्टेटमेंट की सरकार है, 2100 रुपये महीना जिस तरीके से हम देना सम्मान कर रहे हैं, DTC के अंदर फ्री किराया लेडीज़ को हम दे रहे हैं, ऐसे ही इनसे लेके दिलाइए। रही बात इनकी, जो 2 वार्ड से ज्यादा बाहर लड़ ना सके, वो 1 लाख वोट कहाँ से लेके आएंगे? सिर्फ 2 वार्ड में, सिर्फ 2 वार्ड में लड़ सकते हैं। 2 वार्ड के अलावा तीसरे वार्ड में इनकी कोई वोट नहीं है। 2 वार्ड के अलावा तीसरे 5 वार्ड है, इनको मालूम नहीं है। सिर्फ 2 वार्ड में हम ये 2 वार्ड में मांगते हैं। ये ओखला की